अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। मुल्क की सियासत में गुज़श्ता 1.5-2 माह से -1 की खबरें गर्म है। इन गैर मुसद्दिक़ इत्तलात को खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली में अपने माइनस होने का जिक्र करके तक़वियत दी, लेकिन ताहाल खुद वज़ीर आज़म के माइनस होने की इत्तलात और बातों को ज़मीनी हक़ाइक़ किसी तौर पर सपोर्ट नहीं कर रहे। अपोजिशन तितर बितर है, आपस में अदम एतमाद का शिकार है। मौलाना फजलुर रहमान साहब गिले शिकवे कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब से भी, जरदारी साहब से भी। ऐसे में अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आज़म को माइनस करने की कोई भी कोशिश कारगर साबित होती नहीं दिख रही। लेकिन इमरान खान के लिए सबसे बड़ा अगर कोई चैलेंज है, सबसे उन पर भारी जो बोझ है, वो उनकी खैबर पुख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत की गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी है, जिन्होंने दोनों सूबों ने गुज़श्ता 2 बरस में खुद इमरान खान को और उनकी फेडरल हुकूमत को दिफाई पोजीशन पर ला खड़ा किया है। इलेक्शन जीतने के बाद वज़ीर आला पंजाब के लिए उस्मान बुज़दार का इंतखाब ना सिर्फ PTI बल्कि दीगर सियासी जमातों के लिए एक बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि किंग मेकर समझे जाने वाले पंजाब के लिए इमरान खान ने एक नया चेहरा जो कि PTI फेस भी नहीं था, उसका इंतखाब क्यों किया। इमरान खान चंद माह पहले तक हर फोरम पर सरदार उस्मान बुज़दार का दिफा करते रहे हैं, ना सिर्फ दिफा करते रहे हैं बल्कि वो उनको वसीम अकरम प्लस के अलकाबात से भी नवाजते रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ात, एतराज़ात और ख़दशात के बावजूद इमरान खान ने हमेशा उस्मान बुज़दार का दिफा किया, बल्कि यहाँ तक ऐलान किया कि जब तक पंजाब में PTI की हुकूमत है तब तक सरदार उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला रहेंगे। जब तक तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है पंजाब में, उस्मान बुज़दार आपके चीफ मिनिस्टर है। उस्मान बुज़दार वक्त गुजरने तो तुमने उसकी बड़ी तनकीद की है। तुम देखना एक ऐसा जबरदस्त ये निकल रहा है, ये वसीम अकरम प्लस, ये वसीम अकरम प्लस निकल रहा है। उस्मान बुज़दार तब्दीली का नाम है। टाइम दो और आपको पता चलेगा कि इंशाल्लाह ये सबसे कामयाब चीफ मिनिस्टर होंगे पंजाब के। उस्मान बुज़दार तब्दीली का नाम है। वज़ीर आज़म की ज़िद अपनी जगह, लेकिन आज भी उस्मान बुज़दार को तब्दील करने के मुतालबे तवातुर से किए जा रहे हैं। हुकूमती कैंप की एक तवाना आवाज़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी तो इस हवाले से मुसलसल शिकायत करते रहे हैं। उस्मान बुज़दार की तब्दीली चाहते हैं, उनकी नाकिस कारकर्दगी पर बार बार तनकीद करते आए हैं। हुकूमत के 1 साल पूरे होने पर ही उन्होंने खुलकर इज़हार किया था कि पार्टी के अक्सर अरकान उस्मान बुज़दार को जानते तक नहीं और सूबों के वज़राए आला डिक्टेटर बने हुए हैं। इसके बाद रवां बरस भी उन्होंने एक बार फिर उस्मान बुज़दार से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया, जबकि इमरान खान को एक खत लिखकर भी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की शिकायत उन्होंने की कि उनकी बुरी कारकर्दगी की वजह से जो है वो पूरी हमारी पार्टी तहरीक इंसाफ बदनाम हो रही है। जब आप कहते हैं कि हम गवर्नेंस से मुतमईन नहीं हैं, तो दरअसल आप चीफ मिनिस्टर से मुतमईन हैं। चीफ मिनिस्टर्स तो डिक्टेटर्स हैं इस वक्त। जब तक आप चीफ मिनिस्टर्स के इख्तियारात जो हैं उनको रीडू नहीं करेंगे, उनको सही नहीं करेंगे, आपका मसले हल नहीं होंगे। ठीक है, फ्रैंकली हम तो बुज़दार साहब को जानता नहीं हूँ, मैं तो ज़्यादातर PTI में लोग जानते नहीं हैं उन्हें। जो है वो अभी चीफ मिनिस्टर लगाया है, 1 साल हो गया है, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो उसको आप जज कर सकते हैं। इत्तेहादी ना खुश है, अपनी पार्टी ना खुश है, सब ना खुश है, हटाते क्यों नहीं? बस ऐसे तो उनके आगे आप पे को ख्याल करो। उस्मान बुज़दार के लिए एक बड़ा चैलेंज अपोजिशन लीडर और साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से भरपूर एक 14 साला लेगेसी भी है, जिसको बरकरार रखना ना तजुर्बाकार उस्मान बुज़दार के लिए मुश्किल अगर नहीं तकरीबन फ़िलहाल तो नामुमकिन नज़र आ रहा है। किसी एक सेटअप को समझने और अपनी जगह बनाने के लिए 2 साल एक मुनासिब अरसा होता है, लेकिन उस सब के बावजूद वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी मुसलसल सवालिया निशान बनी हुई है। गो के उस्मान बुज़दार की टीम बिलखसूस वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान अपने वज़ीर आला और उनकी कारकर्दगी का भरपूर दिफा करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उस्मान बुज़दार खुद अभी तक मीडिया के मैदान तक को संभालने में नाकाम नज़र आ रहे हैं, बल्कि खुद मीडिया को जो है गैप्स छोड़ रहे हैं, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल जो है सीनियर साफ़ी का इमरान खान के साथ उनका तय होने वाला इंटरव्यू था, जिससे अचानक राय फरार इख्तियार किया गया और इमरान खान के तर्जुमानों से ज़्यादा उनकी कारकर्दगी को सराहने वाले सहाफ़ी कामरान खान साहब भी अब उस्मान बुज़दार को वज़ीर आज़म के लिए एक डिज़ास्टर और तबाही करार दे रहे हैं।
अचानक हमें किसी इनडायरेक्ट जरिए से पता चला कि चीफ मिनिस्टर साहब इंटरव्यू नहीं देंगे। हमारी टीम उनके गेट पे पहुंच गई और वो उसको फिर वापस भेज दिया गया और यकीनन ये एक पैनिक सिचुएशन, जिसका मतलब ये कि जो चॉइस है इमरान खान साहब की पंजाब के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से, ये हर लिहाज से बिल्कुल ही एक अजब सी चॉइस है, क्योंकि वो शख्स जिसको कि सवाल बता दिए जाए, जिसको कि इम्तहान का पर्चा बता दिया जाए, जिसको ये भी कह दिया जाए कि अगर अच्छा जवाब दोगे तो 5 नंबर ग्रेस के 10 नंबर ग्रेस के भी मिलेंगे, मगर वो इम्तहान से चला जाए और पर्चा ना दे और वो या फेल हो जाए, तो यकीनन वो एक डिजास्टरस कैंडिडेट है। अब कामरान साहब उस्मान बुज़दार को एक ऐसे तालिब इल्म से तशबीह दे रहे हैं कि पर्चा भी आउट कर दिया जाए, उनको फिर ग्रेस मार्क्स पहले से बता दिए जाएंगे, जवाब में 5-10 नंबर्स भी आपको दे दिए जाएंगे, और फिर भी अगर वो इंटरव्यू से राय फरार उन्होंने इख्तियार किया तो एक डिज़ास्टरस सिचुएशन वो कह रहे हैं। पंजाब में अब तब्दीली की बातें तकरीबन पौने 2 साल से हो रही थी, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की वजह से ये तब्दीली लाना आसान नहीं रहा, लेकिन सियासी पंडितों के मुताबिक अब इस तब्दीली के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। अगर सीनियर साफ़ी और तजियाकार सुहेल वड़ाइच के हालिया कॉलम की बात की जाए तो वो ये तहरीर करते हैं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तब्दील करने की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं और मुतबादिल के तौर पर अलीम खान, मोहसिन लगारी, हाशिम जमा बख्त और मियाँ असलम इकबाल नुमाया उम्मीदवार हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस जो हैं वो अलीम खान और मोहसिन लगारी के हैं कि कुराए फाइल शायद उनके नाम निकलेगा। गवर्नेंस और नाकिस कारकर्दगी के बायस पंजाब में तब्दीली वक्त की ज़रूरत तो शायद है, लेकिन क्या इन कयास राइयों और तजियों में कोई सदाकत भी है, या एक बार फिर उस्मान बुज़दार की तब्दीली की बातें माजी की तरह हवा में ही उड़ जाएंगी और इमरान खान एक दफ़ा फिर सामने आकर ये बयान करेंगे कि जब तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में है तब तक सरदार उस्मान बुज़दार जो हैं वो वज़ीर आला रहेंगे। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने चूंकि पंजाब में भी काफ़ी टाइम गुजारा बुज़दार साहब के साथ, अभी इस वक्त आप पावर कॉरिडोर्स में हैं, यहाँ पर फेडरल कैबिनेट में, ये क्या जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं या हकीकत है इसमें कि उस्मान बुज़दार साहब को अगले चंद दिनों में तब्दील किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, उस्मान बुज़दार साहब की जो तब्दीली है या उनका वहां रहना है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का फैसला होगा या है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का फैसला आज के दिन तक, अभी तक जो मेरे इल्म में, हमारी सारी पार्टी के इल्म में, वो यही है कि हमारे वज़ीर आला वहां पर उस्मान बुज़दार हैं। और ये पहले भी बहुत दफा कहा जा चुका कि जब भी कोई भी किसी भी जगह पे, ना सिर्फ पंजाब, कहीं पे भी कोई तैनाती होगी तो हमारी पार्टी और फिर ऊपर हमारी लीडरशिप जो फैसला करेगी उसके साथ पूरी पार्टी खड़ी है। मेरे इल्म में ऐसा कोई फैसला नहीं है। अगर कोई चीज ऐसी हुई पंजाब की नहीं, कहीं भी कोई चेंज अगर हुई तो वो आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, प्राइम मिनिस्टर साहब से पता चलेगा। लेकिन अभी ये, इसको मैं मीडिया की अफवाह कह सकता हूँ या मीडिया की स्पेकुलेशन कह सकता हूँ, ऐसी कोई चीज नहीं है। ठीक, तो इसमें डॉक्टर साहब अगर फिर वजह इसकी क्या है कि हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद पंजाब से यही स्पेकुलेशन उसे कहें या अफवाहें कहें, ये क्यों उभरना शुरू हो जाती हैं? क्या वजह है कि 2 साल गुजरने के बावजूद पार्टी के अंदर के लोग भी अभी तक यही समझते हैं कि बुज़दार साहब जो थे, ही वॉज नॉट द राइट मैन टू लीड पाकिस्तान का सबसे अहम सूबा पंजाब जो है, जहाँ से कि सियासत का आगाज़ होता है। मैं कहता हूँ हर मौसम की अपनी जो सियासत होती है, पंजाब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविंस। तो क्या वजह थी और अभी क्या वजह है कि उनको बरकरार रखा जा रहा है बावजूद इसके कि वो खुद भी अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं? देखिए, इस पे 2 चीजें, 2 इसके तनाज़र हैं। एक तनाज़र तो ये कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो नए टैलेंट को मौका देते हैं। उन्होंने वहां भी, पंजाब में भी मौका दिया। 2 साल एक ऐसा अरसा है जिसमें मैं अब उम्मीद करता हूं कि अब बुज़दार साहब जो है वो अपनी तमाम चीजों में जो उनकी परफॉर्मेंस असल में उन्होंने की है उसको अवाम से और मीडिया से शेयर भी करेंगे। मेरे ख्याल में बहुत काम हुआ। अगर हम कंपेयर करें मुस्लिम लीग नून के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ तो परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन अगर आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करें तो फिर आप कह सकते हैं कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन अगर आप उनको पिछले चीफ मिनिस्टर्स के साथ कंपेयर करें तो फिर तो बहुत काम हुआ। अभी जो बजट आया, अगर आप उस दिन की हेडलाइंस देखें, कोई अखबार, अपनी पसंद का कोई अखबार उठा लीजिए, नॉर्मली जो इंग्लिश के जरीदे हैं
उनमें ज्यादातर जो क्रिटिक का जो परसेंटेज है वो पीटीआई के खिलाफ होती है ज्यादा। तो आप इंग्लिश के ही उस दिन के अखबारात उठा के देख लें, अगर आपको एक हेडिंग भी, एक हेडलाइन भी जो है वो क्रिटिकल या माइनस में मिल जाए तो आप वो देख लीजिएगा। 56 बिलियन पंजाब ने बजट में सब्सिडी दी है बिजनेसेस को कंफर्टेबल करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए, कोरोना के बाद भी स्पेशली। उसके बाद पंजाब अपने बहुत अच्छे सोशल प्रोटेक्शन के प्रोग्राम्स लेके आ रहा है। फिर पंजाब ने जो 10,000 किलोमीटर उन्होंने 10 सालों में सड़कें बनाई, पंजाब ने 1 साल में 1900 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं, नई सड़कें। ये जो गांव में और उन एरियाज में बनती है, पब्लिक प्राइवेट उनकी लंबी लिस्ट होगी, लेकिन वो इंप्रेशन उनका नहीं बन रहा, मीडिया मैनेजमेंट उनसे ठीक से नहीं हो रही। क्या वजह क्या उसकी? और खुद उस्मान बुज़दार क्या दिल पर हाथ रखकर ये कह सकते हैं कि मैंने 2 सालों में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी? आप खुद दिल पर हाथ रख के कह सकते हैं कि बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है उस्मान बुज़दार की? देखिए, बेहतरी की गुंजाइश हर जगह होती है। अगर मैं अपनी परफॉर्मेंस देखूं तो मुझे लगता है कि मुझे भी बहुत इंप्रूव करना चाहिए, क्योंकि जब मैं प्राइम मिनिस्टर को काम करते देखता हूं तो वो तो हम सबसे ज्यादा काम करते हैं, हम सबसे ज्यादा टोल लेते हैं वो अपने ऊपर, हम सबसे ज्यादा एफर्ट पुट कर रहे हैं। तो जब हम उनको देखते हैं तो हमें अपनी परफॉर्मेंस कम लगती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसके कंपैरिजन में मैंने पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज किया, तो हम सबको और बेहतर परफॉर्म करने की जरूरत है। अगर हम प्राइम मिनिस्टर से अपना कंपैरिजन करें, अगर पिछली हुकूमतों से करना है तो फिर तो परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। ठीक, तो डॉक्टर साहब अभी फिलहाल आप बिल्कुल आउटराइट ये रिजेक्ट कर रहे हैं कि ये वैसी स्पेकुलेशंस है, ना उस्मान बुज़दार को कोई चेंज कर रहा है, ना कोई ऐसी थिंकिंग जो है वो है, बस ये मीडिया ही स्पेकुलेट कर रहा है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि जब भी अगर किसी भी पोजीशन पे, ना सिर्फ चीफ मिनिस्टर की, किसी भी पोजीशन पे अगर कोई चेंज होती, किसी मिनिस्टर पे होती पंजाब में या कहीं पे भी हमारी पार्टी में, तो हमारी पार्टी लीडरशिप फैसला करती है। जब पार्टी लीडरशिप को फैसला करेगी, मुझे बताएगी कि मैंने बताना है, आगे मुझे इंस्ट्रक्ट करेगी, तो मैं आपसे शेयर करूंगा। मैं एक ऐसी पोजीशन पे हूं कि मैं स्पेकुलेशंस के ऊपर बात नहीं कर सकता। मैं इस मोमेंट पे जो मेरी इंस्ट्रक्शन है मेरी लीडरशिप की, वो मैंने आपको बता दी है। कल वो मुझे क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, 6 महीने बाद क्या देते हैं, वो जब इंस्ट्रक्शन होगी तो मैं आपसे उस टाइम शेयर करूंगा। वैसे खान साहब तो ये कह चुके हैं डॉक्टर साहब कि जब तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत है पंजाब में तो उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला रहेंगे। तो इसी स्टेटमेंट को देखते हुए मेरा ख्याल है कि अगले 3 साल भी आपको यही इंस्ट्रक्शंस होंगी कि हम नहीं चेंज कर रहे उस्मान बुज़दार को। जी, उनकी खान साहब की बिल्कुल ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे है और मैं पहले भी आपको अर्ज कर चुका हूँ। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, आपने आज ये कहा, बल्कि अभी भी ये कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि कोई हम में से कोई उनकी टीम का बंदा उतनी मेहनत नहीं कर रहा। तो इसकी वजह क्या है? क्या उनका इतना स्टेमिना नहीं है बाकी टीम का, या बाकी टीम उतनी कॉम्पिटेंट नहीं है? क्योंकि बार बार ये नुक्ता भी उठाया जाता है कि खान साहब चलें मान लिया ऑनेस्ट भी हैं और पूरी भरपूर अपनी मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास टीम नहीं है। टीम पर सवालात उठाए जाते हैं, चाहे वो पंजाब की बात हो, केपी की हो, या फिर यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट की बात हो। तो टीम में मसले मसाइल हैं। खान साहब खुद ठीक हैं, यही वजह है कि टीम उस तरह से काम नहीं कर रही जिस तरह से खान साहब चाहते हैं कि वो काम करें। तो टीम्स जो होती हैं वो किसी भी हुकूमत में लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है। टीम्स नई भी आती हैं, और ये कहना कि टीम के पास तजर्बा नहीं, जो तजर्बेकार टीम थी उनके एहसन इकबाल साहब ने मलिक साहब के प्रोग्राम पे ये कहा, नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम के, हुकूमत को पहले 3 महीनों में चले जाना चाहिए था IMF के पास। दैट मीन कि वो मानते हैं कि जब वो उनको हुकूमत मिली थी तो $2.5 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था, और जब वो हमें देके गए तो 20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था। $11 अरब के हमने कर्जे वापस करने थे। ये $31 अरब अगर हम कहीं से अरेंज ना करते तो हम डिफॉल्ट कर जाते। हमने तो पहला साल जो निकाला, पहला साल 1.5 साल, वो तो हमने कसम पुरसी में निकाला, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। तो इनकी जो तजर्बेकार टीमें थी उनका भी हाल देख लिया। पंजाब में आपको नाम किसी का पता नहीं। तो ये तो एक प्रोपेगेंडा है कि आपके पास टीम नहीं है, टीम नहीं है। क्यों टीम नहीं है? आप देखिए, क्या असद उमर, परवेज खटक साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, आपके जो फाइनेंस हमारे एडवाइजर हैं हफीज शेख साहब, खुसरो बख्तियार, जो हमारे कॉमर्स के हैं, आप बताइए कि क्या इनमें किसी के पास एक्सपीरियंस कम है? इनकी तालीम कम है, इनकी कन्विक्शन कम है, इनकी सोच कम है? ये अपने अपने एरियाज में मंझे हुए लोग नहीं है? तो ये तो एक प्रोपेगेंडा है जो अपोजिशन करने की कोशिश करती है कि आपके पास एक्सपीरियंस टीम नहीं है।
मसलन अब मैं आपके चैनल की बात करूं तो अब जो लोग नहीं जानते उनको नहीं पता कि आपका कितना बेहतरीन एक्सपीरियंस है, जिनका जर्नलिज्म से रिलेशनशिप नहीं उनको शायद नहीं पता आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे हुई है, कितने बेहतरीन एनवायरनमेंट और बेहतरीन इदारों में हुई है। और कल को कह दे कि जी क्योंकि हम जिन एंकर्स को 20 साल से देख रहे हैं उनमें से यहाँ पे 2-3 ही है तो हम न्यूज के पास तजर्बेकार टीम नहीं है। ऐसा नहीं होता। जब एक नई पार्टी आती है तो वो नया टैलेंट लेके आती है, और उस नए टैलेंट में मुझे बताइए, मैं अब आपके सामने बैठा हूं, उधर मरियम औरंगजेब थी, मुझे बताइए कौन सी ऐसी डिग्री थी मरियम औरंगजेब साहबा की जिसकी वजह से वो हमारे किसी भी जो लोग कम्युनिकेशन को मैनेज कर रहे हैं उनसे उनकी बेहतर एक्सपीरियंस था, या उन्होंने को परवेज रशीद साहब, डॉक्टर साहब देखिए बात ये है कि तो बुनियादी तौर पर आपने देखना ये कि आउटपुट क्या है। ठीक है, आउटपुट देखें, आपने असद उमर साहब की बात की, जाते थे असद उमर साहब को खुद वजारत खजाना से आप लोगों ने हटाया, फिर वो आउट हुए, फिर उन्हें दोबारा लाया गया, तो उनकी कारकर्दगी से तो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब मुतमईन नहीं थे। नहीं, ये बात नहीं होती। मैं भी पंजाब से मैं भी रिजाइन करके यहाँ पर आया हूँ, ये बात नहीं होती। आप हब न्यूज से रिजाइन करके किसी और चैनल पे जा सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं आप बुरे हैं। कई दफा बहुत सारे अवामल होते हैं, कंसिडरेशंस होती हैं। असद उमर हमारे वन ऑफ द फाइनेस्ट लीडर हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट हमारे प्लेयर हैं हमारी पार्टी के, और जिस दिन वो हटे थे उस पोजीशन पे, उसी दिन मैंने ARY के ऊपर एक प्रोग्राम में कहा था कि मुझे जाती तौर पर दुख है उनके हटने का, लेकिन जारी बात है जो भी फैसला हमारी लीडरशिप करेगी हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर जो भी फैसला करेंगे। तो कहने का मेरा मतलब आपको यह है कि कई दफा आपको लोगों को चेंज करना पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं होता कि वो बुरे होते हैं या बहुत अच्छे होते हैं या बहुत बुरे होते हैं, कंसिडरेशंस होती हैं, उससे आप उनके प्रोफाइल को चैलेंज नहीं कर सकते। मैं आपको कहना यह चाह रहा था कि टीम तो इस गवर्नमेंट ने आपको जो टीम दी उनके कुछ CV आपको नजर आते हैं, वहां पे तो मैंने आपको बता दिया कि 2 लोगों के आपको नाम पता है, उनमें से एक जो है उनका नाम इसलिए पता है कि वो रिश्वत लेते हुए उनकी वीडियो आई हुई है, बाकी तो आपको नहीं पता। अब आपको पंजाब में मैं टीम करवाता हूं, हमारे पास डॉक्टर यास्मीन राशिद है, सारी उम्र मेडिकल प्रैक्टिशनर रहे, यूनिवर्सिटीज में मेडिकल में पढ़ाया, उस सिस्टम को बेहतरीन तौर पर जानती हैं, एक मंजी हुई मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, प्रोफेसर हैं, रिसर्चर हैं। उसके बाद मुराद रास है हमारे, बेहतरीन एजुकेशन के ऊपर वो काम कर रहे हैं, एक बेहतरीन वो अपने, आप मुझे पिछले एजुकेशन मिनिस्टर का नाम तक बता दीजिए अगर आपको पता हो। ठीक है, लेकिन फिर आप ये परसेप्शन क्यों नहीं चेंज कर पाए आप कि उस्मान बुज़दार की चॉइस जो थी पंजाब में वो गलत थी? अगर बकौल आपके आप कह रहे हैं बड़ी जबरदस्त उनके पास टीम है, आप खुद भी वहां पे उनके साथ सर्व कर चुके हैं, फिर वाई एवरीबॉडी, मतलब फवाद चौधरी साहब आपकी टीम का बड़ा अहम हिस्सा है, प्राइम मिनिस्टर को वो खत लिख चुके हैं कि जनाब इस बंदे को चेंज कर रहे हैं वरना पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है, उनके इंटरव्यूज ऑन द रिकॉर्ड पे हैं, तो क्या वजह है कि ये चीजें फिर खत्म होने का नाम नहीं ले रही? इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि जो हमारी पार्टी की, मैंने पहले कहा अगर हम नून के साथ कंपेयर करें, पीपल्स पार्टी के साथ कंपेयर करें तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, कई गुना बेहतर है। लेकिन जब हम अपनी पार्टी के अपने सेट किए हुए स्टैंडर्ड्स पे देखते हैं जो प्राइम मिनिस्टर सेट करते हैं, जब हमारा वर्कर उसके साथ कंपेयर करता है तो ऑफ कोर्स हम सबको ज्यादा काम करने की जरूरत है, और वहां पर बुज़दार साहब को भी ज्यादा काम करने की जरूरत है जब हम कंपैरिजन करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ। लेकिन अगर हम शहबाज शरीफ के साथ करें तो उसमें तो बहुत बेहतरी है। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड में जो है प्राइम मिनिस्टर तब्दीली चाहते हैं? देखिए कोई भी चीज है उसमें किसी में तब्दीली करनी है या नहीं करनी, उसके आईनी तरीके हैं ना। हाँ। मुझे एक बात बता दीजिए कि पाकिस्तान का भले आइन भी है, हम इसको तो छोड़ देते हैं, अगर आइन भी है और उसमें भी कोई अमेंडमेंट करनी तो पहले भी अमेंडमेंट हुई थी ना। ये 18वीं तरमीम भी तो हमारी जिंदगी में ही हुई ना, तो किसी ने प्रपोज की नहीं। ठीक है, मैं असल में इसमें काउंटर सवाल करना चाह रहा था, सिर्फ आपसे ये सुनना चाह रहा था कि वो चाहते हैं, करना चाहेगा तो कर लेगा। ठीक है, मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसके लिए जरूरी ये है कि ओपोजिशन के साथ आपके रिलेशंस ठीक हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, लेकिन एनवायरनमेंट ऐसा नहीं लग रहा कि ये ओपोजिशन की जमातें जो हैं इस मामले में आपसे ताउन करेंगी, क्योंकि पॉलिटिकल टेम्परेचर ही इतना है। तो क्या इसका हल क्या निकालेंगे आप लोग? देखिए अभी तो यही फैसला नहीं हुआ कि हम चाहते हैं इस पे चेंज करना कि नहीं। अब आप स्पेकुलेशन पे सवाल करेंगे तो मैं अगले मरहले का जवाब तो नहीं दे सकता। नहीं, स्पेकुलेशन पे नहीं, आपके वज़रा की रिकॉर्ड पे स्टेटमेंट है कि हमें ये करना चाहिए, इसमें तरमीम करनी चाहिए, हम इतने पैसों में फेडरल को नहीं चला सकते, सूबे सबको जो उठा के ले जाते हैं। करना चाहिए तो मैं ये आपको कहता हूं कि करना चाहिए तो जितने लोगों ने करप्शन की है
उनको कम से कम 100 साल कैद होनी चाहिए, लेकिन अभी हम नहीं दे पा रहे करंट सिस्टम में, क्योंकि करंट सिस्टम में हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस एक खास हद तक चीजें कर सकता है, उसके आगे फिर हमारा कानून, आइन और बहुत सारी और चीजें हैं, हमारे इदारे हैं जिन्होंने अपनी अपनी आगे से अपना अपना काम करना है। तो इसलिए करना क्या चाहते हैं और कब करेंगे और कैसे करेंगे, वो जैसे जैसे फैसला होगा आपसे शेयर करेंगे चीजें, लेकिन अभी मैं आपको इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता कि हम इसे करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। ठीक, डॉक्टर शहबाज गिल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना की वबा के खिलाफ वैक्सीन कब तक तैयार हो जाएगी? बरतानिया और अमेरिका में अहम पेशरफ्त के बाद उम्मीद की किरण जाग चुकी है। बरतानिया में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने वैक्सीन की तैयारी में बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ और कंपनीज को पीछे छोड़ते हुए फेज 3 में दुनिया भर में 10,000 अफराद पर ट्रायल का आगाज़ भी कर दिया और 2 अरब डोजेज तकरीबन उसकी तैयारी के लिए एक बरतानवी कंपनी के साथ मुआहदा भी कर लिया है। दूसरी जानिब अमरीकी हुकूमत की माली इमदाद से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की तैयारी करने वाली बायोटेक फर्म जो है मोडर्ना, उन्होंने दावा किया है कि उनकी तैयार करदा वैक्सीन पहले आजमाइशी मरहले में कामयाबी से हमकिनार हो चुकी है और नताइज हौसला अफजा हैं, क्योंकि वैक्सीन के ट्रायल में हिस्सा लेने वाले तमाम 45 अफराद में जो कुव्वत मुदाफ़त है उसमें इजाफा देखने में आया है। और एक खबर के मुताबिक ये दावा बाकायदा तौर पर न्यू इंग्लैंड के रिसर्च जरीदे में किया गया है कि जिन रजाकारों ने वैक्सीन इस्तेमाल की उनमें वायरस किलिंग एंटीबॉडीज ऐसे मरीजों से भी ज्यादा पाई गई जो कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। अहम बात यह है और अहम पेशरफ्त भी है कि इन रजाकारों में से किसी पर भी इस दवा ने कोई मनफी असरात मुरतब नहीं किए। जिन अफराद में थकावट, सर दर्द जैसी अलामात ज़ाहिर हुई उनके बारे में भी मालूम हुआ कि उन्होंने इस वैक्सीन की मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल की थी। इस रिसर्च के सामने आने के बाद अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ के डायरेक्टर डॉक्टर एंथनी फ्लोची ने भी इसे मुस्बत जो है पेशरफ्त करार दिया है और उनके मुताबिक ये वैक्सीन वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ को मजबूत कर रही हैं और इसे एक फतह करार दिया उन्होंने। लेकिन अभी इस वैक्सीन को कई और मरहले तय करने हैं। पहले आजमाइशी मरहले के बाद दूसरे मरहले में इसकी सेफ्टी को जांचा जाएगा, जबकि तीसरे मरहले में इसके मौसर होने की आजमाइश की जाएगी। आपको ये याद दिलाते चलें कि मोडर्ना वो पहली कंपनी है जिसने मार्च में वैक्सीन का ट्रायल इंसानों पर शुरू कर दिया था और अब इसके मजबूत नताइज सामने आना शुरू हो चुके हैं। इस कंपनी के मुताबिक वैक्सीन की तैयारी 2021 यानी अगले साल शुरू हो सकती है और सालाना 1 अरब डोजेस तक की तैयारी का प्लान बनाया जा रहा है। अहम और मजबूत पेशरफ्त है, लेकिन इस पर अभी मजीद इंतजार करना होगा, एहतियात का दामन नहीं छोड़ना होगा। खुसूसन पाकिस्तान में ईद उल अज़हा काफ़ी करीब आ चुकी है। हुकूमत बार बार इस खदशे का इज़हार कर रही है कि केसेस में कमी की रफ्तार को बरकरार रखने के लिए इस बात की ज़रूरत है कि एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ा जाए। आज अल्लाह का ख़ास करम है हमारे मुल्क पे कि आज हमारी कर्व नीचे जा रही है, यानी आज हमारी इन्फेक्शंस पाकिस्तान में नीचे जा रही हैं। बड़ी ईद आ रही है, कुर्बानी की ईद। मैं आज आप सबसे अपील करता हूँ कि वो ना हम करें जो हमने पिछली ईद में किया। पिछली ईद में हमने लापरवाही की, हमने ये सोचा नहीं कि ये एक ऐसी वायरस है कि जब लोग जमा होते हैं, ज़्यादा लोग जमा होते हैं, ये तेज़ी से फैलता है। ऐसा नहीं हमें होने देना चाहिए जैसा हमारी छोटी ईद के ऊपर हुआ था और रमज़ान के दौरान हुआ था कि बीमारी जो है वो बहुत पीक पे चली गई थी। अब हुकूमत की जानिब से कम केसेस के दावे पर एक तरफ तनकीद हो रही है कि क्या ये केसेस इसलिए कम हो रहे हैं क्योंकि मुल्क में टेस्टिंग कम हो रही है। ये इल्ज़ाम खुसूसन पीपल्स पार्टी की जानिब से बार बार लगाया जा रहा है, लेकिन अदाद शुमार को देखा जाए तो नए केसेस और टेस्टिंग की शरह के हिसाब से यकीनन कमी वाक़या हुई है। पंजाब के कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के मुताबिक जून के मुकाबले में मस्बत केसेस की शरह 31% से कम होकर 6% हो चुकी है और खैबर पख्तूनख्वा के अदाद शुमार को देखा जाए तो अमवात की शरह काफ़ी कम हो चुकी है। लेकिन इन तमाम अदाद शुमार के बावजूद कोरोना की वबा का खतरा अपनी जगह पर मौजूद है, जिसका सबूत मुल्क भर में 2000 से ज़्यादा नए केसेस और 70 के करीब अमवात हैं, जिनमें नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जनाब डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर सोमरो साहब भी शामिल हैं। अब आलमी इदारे सेहत भी खबरदार कर चुका है कि एहतियात का दामन छोड़ने और समाजी फासलों को नज़रअंदाज करने से वायरस की वापसी बड़ी तेज़ी से हो सकती है। Let me be blunt. Too many countries are headed in the wrong direction. The virus remains public enemy number one.
but the actions of many governments and people do not reflect of this. The only aim of the virus is to find people to infect. Mixed messages from leaders are undermining the most critical ingredient of any response: trust. नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त हमें सऊदी अरब से ज्वाइन किया है डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान दावड़ ने, जिनका ताल्लुक वज़ीरिस्तान से है। और फ़ख्र की बात है पूरे पाकिस्तान के लिए कि आज सऊदी हुकूमत ने डॉक्टर साहब को कोरोना के खिलाफ खिदमात पर अवार्ड से भी नवाजा है। डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान दावड़ साहब, पहले तो आपको भी मुबारक हो। फ़ख्र की बात है ना सिर्फ नॉर्थ वज़ीरिस्तान के और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए, बल्कि पाकिस्तान का सर जो है आपने बिल्कुल पाकिस्तानियों का फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। और सऊदी हुकूमत ने आपको कोविड-19 टीम की कप्तान का टाइटल दिया है। एक तो ये कि उसकी वजूहात जानना चाहेंगे कि कितना मुश्किल वक्त था ख़ुद सऊदी अरब के लिए और ख़ुसूसन आपकी टीम के लिए, कैसे ये सब कुछ मैनेज हुआ, क्योंकि केसेस की तादाद वहाँ पे भी अब काफ़ी कम हो चुकी है, इन्फेक्शंस की भी। जी आदिल साहब, असल में यहाँ पे जब ये आलमी वबा यहाँ पे भी आई तो जो सबसे पहले हमारी किंगडम ने और हमारी वजारत सेहत ने यहाँ सऊदी अरब में जो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया वो ये था कि उन्होंने तमाम ट्रैवलर्स को इमीडिएटली जो है ना क्वारंटीन करने का फैसला किया। 24 आवर्स में जितने भी फ्लाइट्स जद्दा आ रहे थे, तो उसके लिए फिर मैं उसी टीम का एक हिस्सा था और मक्का के हॉलिडे इन होटल को उन्होंने एज ए क्वारंटीन सेंटर डिक्लेयर कर दिया। तो मैंने वहां पे जाके टेक ओवर किया हॉलिडे इन होटल को, और जितने भी एयरपोर्ट से जितने भी ट्रेवलर्स आ रहे थे यूरोपियन कंट्री से, इंग्लैंड से और इधर कनाडा से, जहां से भी अमेरिका से आ रहे थे, उसको हमने वहां पे क्वारंटीन किया। अब ये एक बिल्कुल नई वबा थी और इसके लिए कोई SOPs नहीं थे, तो हमने वहां पे एक नया मॉनिटरिंग सिस्टम, एक सर्वेलेंस सिस्टम, वहां पे हमने काउंटर्स बनाए और वहां पे उस तरीके का हमने एक क्वारंटीन सेंटर बनाया। फिर हमने एक दूसरी टीम वहां पे लॉन्च की जिन्होंने वहां पे ये स्वाब और थ्रोट और नेजोफेरिंजियल स्वाब शुरू कर दिए। तो हम 14 दिन तक वहां पे बड़े सख्त हालात में घर भी नहीं जा सकते थे और उनके साथ हम लोग फुल 14 दिन तक हम लोग मुकम्मल उसमें थे, एप्रन में और जो भी इनकी यूनिफॉर्म है उसमें थे। तो उसके बाद 14 दिन की क्वारंटीन के बाद उसमें 3-4 पॉजिटिव निकल आए, फिर उसकी वजह से फिर हमें क्वारंटीन किया गया। तो वो एक बड़ा एक डिफिकल्ट टाइम था और उसमें फिर अल्लाह ताला ने हमें बड़ी कामयाबी दी। वो जो मॉडल हमने हॉलिडे इन मक्का का जो पहला क्वारंटीन सेंटर था सऊदी अरब में, जिसमें मैंने हिस्सा लिया था, लकीली अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा सक्सेसफुल रहा और उसी को फिर वजारत सेहत ने जद्दा में उसी को रिप्लिकेट किया। अच्छा। और फिर जद्दा में हमने कोई कमो बेश 37 क्वारंटीन सेंटर बनाए, बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, और फिर उसमें हमने फिर डिफरेंट उनको नाम दिए। कोई पॉजिटिव उसके लिए पॉजिटिव कोरोना पेशेंट के लिए कोई था, कोई उनके अच्छा डॉक्टर साहब, इस सब सारी सूरत हाल में जारी बात है कि आप पाकिस्तान, ताल्लुक आपका नॉर्थ वजीरिस्तान से, पाकिस्तान की सिचुएशन पे भी आप गहरी नज़र रखे हुए होंगे। क्या आपको लग रहा है कि क्या पाकिस्तान में अच्छी तरह से हैंडल किया गया, बेहतर तरीके से या हैंडल किया जा सकता था, और खुसूसन अब हालात किस तरफ जाते दिख रहे हैं आपको जब ईद उल अज़हा भी इज अराउंड द कॉर्नर? जी जी बिल्कुल, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया है। हम लोग जब बैरून मुल्क होते हैं, हम जब परदेश में होते हैं, तो हमारा दिल अपने पाकिस्तान के लिए धड़कता है। हम बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए। हमारी जो हुकूमत है वो नो डाउट बहुत अच्छा काम भी कर रही है और अपने तरीके से उसको मैनेज भी कर रही है, लेकिन जो लेकिंग है वो रिट ऑफ द गवर्नमेंट, जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। अगर गवर्नमेंट ने कह दिया कि लॉकडाउन है तो वो लॉकडाउन है, अगर गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये सेलेक्टिव लॉकडाउन है तो वो सेलेक्टिव होगा। अगर गवर्नमेंट ने कह दिया कि मसाजिद बंद है तो मसाजिद बंद होंगे। अगर गवर्नमेंट ने कह दिया कि मसाजिद में आप SOPs के साथ जाएंगे और वहां पे आप ये चीजें मास्क ये पहन के जाएंगे तो आप वही करेंगे। मॉल्स में अगर आप इस तरह जाएंगे तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये इशू है कि थोड़ा सा जो है अनफॉर्चुनेटली रेट ऑफ द गवर्नमेंट जरा वीक है।
और दूसरी बात यह है कि वो पब्लिक का जो बिहेवियर है वो इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पब्लिक जो है इसको मतलब एक अफवाहें हैं, कोई किस नजर से देख रहा है, कोई किस तरीके से इसको ले रहा है। लिहाजा जो है ना, जब तक अवाम साथ ना दे और जब तक अवाम उसको ऑन ना करे तो गवर्नमेंट जो है ना वो नहीं कर सकती है। यहाँ पे यह है कि यहाँ पे इसकी कामयाबी का और इसकी सक्सेस का जो मेन वो ये है कि रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ द पब्लिक। पब्लिक ने बड़ा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। डॉक्टर साहब, अभी आगे हज भी हो रहा है और जाहिर बात है मतलब दुनिया भर से तो अभी उस तरह से ये हज नहीं हो रहा, लेकिन सऊदी अरब के अंदर जो लोग हैं उनको इजाज़त होगी। किस तरह से इंश्योर किया जाएगा कि क्योंकि फिर भी लाखों की तादाद में लोग होंगे, अगर इवन सऊदी अरब के उसको लिमिटेड भी रखा जाए सिर्फ सऊदी अरब तक, तो कैसे इससे डील किया जाएगा? क्या हिकमत अमली सऊदी हुकूमत बना रही? इस दफा तो जैसे आप सबको मालूम है कि हज को जो है बाहर से अलाउड नहीं है, जो सऊदी अरब में लोकल है उसके लिए हज वो है। लेकिन यहाँ पे बड़ा एक अंडर मेडिकल कवर हज होगा। जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं उनका पहले कोविड-19 टेस्ट होगा, वो नेगेटिव होगा तो जो है वो उस हज मिशन में और हज के लिए वो एलिजिबल होंगे। और उसके बाद वहाँ पे भी जब तक उनकी जो एप्लीकेशन के साथ उनके इन्वेस्टिगेशंस नहीं होंगे तो वो सक्सेसफुल डिक्लेयर नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पे भी ये इंश्योर किया जाएगा, क्योंकि हमें भी डिप्लॉय किया जा रहा है हज मिशन में भी, तो होपफुली हम फर्स्ट जिलहज से जो है हम वहाँ पे भी अपनी ड्यूटियाँ शुरू कर दें। तो यही जितने भी वो है आइसोलेशन और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग और सैनिटाइजिंग और ये सब चीज़ें हर जगह पे सैनिटाइजेशन शुरू है। जो भी हमारे अरफात है और मिना है, मुज़दलिफा है, जमरात है, वहाँ पे अभी से बड़ी एग्रेसिव जो है सैनिटाइजेशन शुरू है, हरम में शुरू है। तो एक बड़ा जो है अपनी तरफ से हुकूमत और वजारत सहा की टीमें पहुंची हुई है, बहुत कोशिश कर रही हैं। जो भी जाएंगे तो वो इसी SOPs के तहत वो हज करेंगे। और उससे पहले जो हेल्दी हाजी होंगे उनको सिर्फ इजाजत होगी, जो इन्वेस्टिगेट होंगे जिसके पास कोविड-19 नेगेटिव का टेस्ट होगा तो वो लोग वहां पे जा सकेंगे। ठीक, डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान दावड़ साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने नज़रसानी की उसमें दरख्वास्त कर दी है, जो भी फैसला आया था, क्या इसकी इम्प्लीकेशंस होगी, तफसीली बात करेंगे, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट के जज मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस का मामला एक नई कानूनी जंग का शिकार होता नजर आ रहा है, जबकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस केस का तफसीली फैसला आना बाकी है, जिसके तहत एक जानिब सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस को मुस्तरद किया और दूसरी जानिब FBR को मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके खानदान की प्रॉपर्टीज की तहकीकात के अहकाम जारी किए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस फैसले की वजूहात सामने आने से पहले ही हुकूमत की जानिब से उनके वकील साबिक वज़ीर कानून फ़रोग नसीम ने नया तहरीरी जवाब जमा कराया और आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से नजरसानी की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है, जिनमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खानदान की प्रॉपर्टीज की तहकीकात के हुक्म को चैलेंज कर दिया गया है। अहम बात यह है कि बैरिस्टर फ़रोग नसीम की जानिब से दायर जो जवाब है उसमें भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की 2 शिकों को चैलेंज किया गया है, जो किसी भी शख्स के टैक्स रिकॉर्ड को खुफिया रखने की जमानत देते हैं। आपको यह याद दिलाते चले कि मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि उनके और उनकी अहलिया के टैक्स रिकॉर्ड को गैर कानूनी तौर पर जांचा गया और यह काम FBR के लोगों के अलावा किसी और ने किया, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 198 और 216 की खिलाफ वर्जी है। बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने अपने जवाब में मौक़िफ़ अपनाया कि ये दोनों शिकें आइन के आर्टिकल 19 और आइन के आर्टिकल 10 के खिलाफ हैं, जो मालूमात की आज़ादी और इसके अलावा ड्यू प्रोसेस को यकीनी बनाते हैं। बैरिस्टर फ़रोग नसीम के मुताबिक किसी भी शख्स को यह हक हासिल है कि वो किसी पब्लिक सर्वेंट के ज़राए आमदन और इनकम टैक्स के रिकॉर्ड की मालूमात हासिल कर सके, जबकि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से दायर नज़रसानी दरख्वास्त में
ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैरा नंबर 1 पर इत्मीनान का इजहार करते हुए पैरा नंबर 3 से 11 पर सवाल उठाया गया है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के कौन से कानून के तहत इनकम टैक्स अथॉरिटी को काजी फाइज ईसा और उनके खानदान के खिलाफ तहकीकात के लिए डेडलाइन दी गई, और क्या ऐसा करना ड्यू प्रोसेस की खिलाफ वर्जी नहीं। यह सवाल भी उठाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा की फैमिली के खिलाफ एफबीआर को कैसे कार्रवाई का कह सकती है, जबकि वो ना तो सदारती रेफरेंस और ना ही सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर दरख्वास्त में पार्टी थे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से यह सवाल भी उठाया गया है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की शिक 122 के तहत वजूहात बताए बगैर कैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कानून के तहत तयशुदा मियाद के खिलाफ एफबीआर को तहकीकात का हुक्म दे सकती है। साथ ही साथ यह नुकता भी उठाया गया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अदालत के जज के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत जारी कर सकती है, क्योंकि नजरसानी दरख्वास्त के मुताबिक जब यह साबित हो गया कि जज ने कोई मिसकॉन्डक्ट नहीं किया तो ऐसे में किसी भी रिपोर्ट से मुतालिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को पाबंद नहीं किया जा सकता, जो अभी आई भी नहीं। लेकिन अहम बात यह है कि इन सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले की शक्ल में सामने आ सकते हैं। यह सारा मामला किस तरफ जा रहा है, इस पर बात करेंगे। साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट नासरा जावेद इकबाल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। नासरा जावेद इकबाल साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो काजी फाइज ईसा साहब वाला केस है उसमें रिव्यू की दरख्वास्त जो है नजरसानी की वो दायर कर दी है। एक तो ये कि अभी तक तफसीली फैसला आया नहीं, तो कैसे, हाउ विल इट वर्क। दूसरा जो उसमें एक पॉइंट ये है कि तहकीकात के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने एफबीआर को टाइम फ्रेम दिया, क्या ऐसा करने से जस्टिस काजी फाइज ईसा का राइट टू फेयर ट्रायल जो है वो मुतासिर हुआ, इस पर आपकी क्या राय है? असल में बात तो ये है, ये सारा मसला जो है ये उनकी अहलिया का है, और अहलिया के बारे में बात ये है कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने प्रॉपर्टीज एक्वायर की थी और इसकी वो जो है ट्रेस नहीं कर सकती कि कैसे उन्होंने किया है, तो ये एफबीआर को जाए। तो इन्होंने रिव्यू पिटिशन में ये कहा है कि जी जब एक दफा फंक्टस ऑफिशियो हो गया कोर्ट जिन्होंने फैसला दिया है, तो उन्होंने कहा कि जी ये जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने केस ये तो खत्म हो गया। अगर वो केस खत्म हो गया है तो फिर ये दोबारा उसमें ऑर्डर दे ही नहीं सकते कोई कि आगे प्रोसीडिंग हो, और ये जो ऑर्डर था ये गलत था बिकॉज इट इज विदाउट ज्यूरिसडिक्शन, और उन्होंने उसमें टाइम फ्रेम भी मुकर्रर किया है, कहा सुप्रीम कोर्ट को दे, तो सुप्रीम कोर्ट को तो वहां पे खत्म ही हो गया हुआ है जो मामला है, तो ये कैसे सारा हो सकता है। इन्होंने तो यही कहा है कि ये सारा काम जो है ये विदाउट ज्यूरिसडिक्शन। ठीक, तो नासिर इकबाल साहबा, एक एतराज़ ये भी है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो अहलिया हैं या उनके बच्चे हैं वो तो इस केस में पार्टी ही नहीं थे, मतलब ना ही सदारती रेफरेंस की अगर बात की जाए वो उनका भी नाम नहीं था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ कैसे तहकीकात का हुक्म दे सकती है, ये भी एक एतराज़ उसमें उठाया गया है। बेसिक बात है कि वो पार्टी ही नहीं थे, उनका इससे ताल्लुक ही कोई नहीं था, लेकिन वो खुद आ तो गई ना, और उन्होंने वहां अपना वो सारी एविडेंस, लेकिन उसके बाद जो ऑर्डर हुआ ये जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने रिव्यू पिटीशन डाली वो करने लगे, ये ऑर्डर तो विदाउट ज्यूरिसडिक्शन है क्योंकि तो वो केस ही खत्म हो गया हुआ है, जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कुछ रहा ही नहीं, जब क्वॉशमेंट हो गई है सारे मामलात की, तो हाउ कैन दे आस्क द एफबीआर कि आप इन्वेस्टिगेशन करके हमें वापस भेजें। अब इट इज बिटवीन द एफबीआर एंड मिसेस काजी फाइज ईसा, there is nothing more to do with the court in either the Supreme Court case जो चल या वो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है, तो इनका तो सारा है ही फोकस ही इसी बात पे। ठीक, और जजमेंट आएगी तो जजमेंट में तो बात यही है वो जी जी। अच्छा नासरा इकबाल साहब, इसमें अहम पॉइंट जो है जो बार बार उठाया गया, मीडिया में भी उठाया गया और अब इस रिव्यू में भी उठाया गया, कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को अगर देखा जाए तो 5 साल के से पहले, मतलब 5 साल अगर एक केस पे गुजर चुके हों तो उसकी जांच पड़ताल भी नहीं की जा सकती। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट अहकामात जारी कर सकती है कि ये मामला अब ऐसा है कि इसमें 5 साल पहले भी जाया जाए? क्या सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है किसी भी अगर ऑर्डिनेंस अपनी जगह पे मौजूद है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान अगर ये फैसला करें कि नहीं जी आप इस ऑर्डिनेंस को साइड पे करें और आप जाइए और सारी ये जांच पड़ताल कीजिए, क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह सकती है? बात तो ये है कि जी लिमिटेशन एक्ट है, हर चीज के लिए एक म्याद होती है, जब जायदुल म्याद हो जाए तो वो हो नहीं सकता। लेकिन अब ये देख लीजिएगा शकीलुर रहमान साहब को उन्होंने डाला हुआ है ना इस वक्त नायब ने, और ये अब उनको 4था महीना है कि वो हैं इन कस्टडी,
ठीक। और उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो तो 20 साल पुरानी। अब मुझे तो समझ में नहीं आती यहाँ पे तो जो है कि जिस तरफ कोई डगर में चल जाए तो चल जाए। आई थिंक व्हाटएवर इज हैपनिंग इज वेरी अनयूजुअल। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को कौन चैलेंज कर सकता है? अभी रिव्यू में गए हैं ना, तो देखें फिर अब जो उसकी डिटेल आएगी जजमेंट तो वो क्या देंगे। ठीक। अच्छा, इसमें जस्टिस रिटायर साहबा एक जो अहम बात इस वक्त ये है कि ये अब रिव्यू पिटीशन जो आ गई है, क्या ये तफसीली फैसले असरअंदाज होगी, ये अलग से सुनी जाएगी, ये मामला तो तूल पकड़ेगा क्या? किस तरह इस पे आगे समाअत होगी? अगर ये रिव्यू पिटीशन मेंटेनेबल, पहले तो वो देखेंगे कि ये मेंटेनेबल है भी या नहीं। अगर इसकी मेंटेनेबिलिटी एक्सेप्ट हो जाती है तो जाहिर है जो वो तफसीली फैसला है मेन केस का उसी के ऊपर रिव्यू है, तो उसको सामने रख के तो फिर ये हो जाएगा। हो सकता है इसको ये अब थोड़ी देर डाल दें इन डिले में ताकि तफसीली फैसला आ जाए और उसके मुताबिक हो। जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।